जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आज हम लोग समस्त देशवासियों को, या कह लीजिए चूँकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करने वाले हैं, इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में चर अचर समस्त जीवधारियों को, समस्त प्राणियों को महामना शोट के तरफ से 9 संवत्सर विक्रम संवत 2080 भारतीय नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से निवेदन करते हैं कि हमारे समस्त देशवासी नव वर्ष के उपलक्ष्य में, जितने भी देशवासी, हमारा देश हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहे, समृद्धशाली बने, शक्तिशाली बने। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की समस्त देशवासियों के ऊपर कृपा बनी रहे और सब लोग आगे बढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ अब हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर का हम लोग पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, जिसका हम लोग लेक्चर 9 आज पढ़ेंगे। और यह लेक्चर 9 जो है न्यू बैच 2023 टू 2024 के लिए है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो 9th 10th 11th 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, सबके बैच प्रारंभ हो गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर डिसेंट हो और फिर आप लगातार आगे बढ़ते रहें, तो तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले लेक्चर में, यानी लेक्चर 8 में हम लोगों ने देखा था वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब जो है, अब हम आपको ये भी बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 2 स्थितियों में ज्ञात की जाती है। एक अक्षीय स्थिति होती है, अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं, और दूसरी स्थिति जो होती है वो निरक्षीय स्थिति होती है, जिसको हम विषुवतीय स्थिति भी कहते हैं या अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। तो इसको हम लोग हेडिंग के रूप में हम लोग डाले हैं अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए, जिसको हम अक्षीय स्थिति कहेंगे, या इंग्लिश में इसको एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को हम लोग करने जा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिस माध्यम का परावैद्युतांक K है। इसके एक सिरे पर -q कूलाम का आवेश और दूसरे सिरे पर +q कूलाम का आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2l है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, और मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति, या हम कह सकते हैं अक्ष पर स्थित कोई बिंदु। तो अक्षीय स्थिति क्या हो गई? अगर हम इसको वैद्युत द्विध्रुव मान लें, तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर के तरफ या इधर के तरफ हम निकालें, तो इसको हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू कूलाम के आवेश के कारण, अब ऐसे समझ लीजिए बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E है, लेकिन आपको पता है कि जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र होता है। तो माइनस क्यू कूलाम का आवेश और प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। प्लस क्यू कूलाम के आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, माइनस क्यू कूलाम के आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम मान लेते हैं प्लस क्यू कूलाम के आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यू कूलाम के आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, चूंकि दूरी जो होती है, हम लोग बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक प्राप्त किए थे, उस व्यंजक में हम लोगों ने देखा था E = 1/4πε0 K, और फिर यहां हुआ करता था Q/R²। ये हो जाएगा Q/R², जहां इस फार्मूले में R जो होता था वह आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी हुआ करती थी। तो अब दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है और इसका मध्य बिंदु O है। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है, मध्य बिंदु O है, तो ये आधी लंबाई जो होगी वो L हो जाएगी। ये पूरी लंबाई यहां से यहां तक की पूरी लंबाई 2L है, तो ये आधी लंबाई L हो जाएगी। अगर यहां से यहां तक ये टोटल लंबाई स्मॉल r है और यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल l है, तो a से p की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? यहां एक बार सुन लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी r है और यहां से यहां तक की दूरी l है। तो अगर हमको A से P के बीच की दूरी निकालनी होगी तो क्या करेंगे? हम इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी R-L। बिंदु A से बिंदु P के बीच की जो दूरी होगी वो R-L हो जाएगी। अब माइनस क्यू कूलाम के आवेश से अगर बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहे तो देखें, यहां से यह दूरी R है और फिर यहां से यह दूरी L है। तो यह दूरी R और यह दूरी L, ये पूरी दूरी हो जाएगी बिंदु P से माइनस क्यू कूलाम के आवेश की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी R+L। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोग E1 और E2 ज्ञात करेंगे और देखते हैं कि E1 की वैल्यू कितनी होगी और फिर E2 की वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोग देखेंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अच्छा, अगर हम ऐसा कर देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ अगर इसको A और इसको B मान लेते तो थोड़ी सी सुविधा हम लोगों को हो जाती। सुविधा इसलिए हो जाती कि हम A सिरे पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश और B सिरे पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश मान करके इसका डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ी सी सुविधा होगी हम लोगों को। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम देखते हैं कि प्लस क्यू कूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E1, उस E1 का मान कितना होगा? फार्मूले पे सीधे रख देंगे हम लोग। तो ये है आपका 1/4πε0 के Q/R के जगह पर यहां से B से P के जो दूरी है वो है R-L का स्क्वायर। एक बात मैं बता दूं, आपको मालूम है कि धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धन आवेश से दूर के तरफ होती है। तो धन आवेश से दूर के तरफ होती है, तो धन आवेश बिंदु B पर है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो B से P के तरफ हो जाएगी।
तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की जो दिशा होगी वो B से P के तरफ होगी। यहाँ किनारे हम लिख सकते हैं BP के तरफ, यहाँ लिख सकते हैं BP के तरफ, यहाँ हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं -q कूलाम के आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -q कूलाम के आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के, और ये हो जाएगा Q A से P के बीच की दूरी अभी हम लोगों ने निकाला है, ये दूरी है R प्लस L। तो यहाँ हम कर देंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। लेकिन आपको मालूम है कि ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश की तरफ होती है, तो ऋण आवेश की तरफ होगी। इसका मतलब E1 की जो दिशा है वो B से P के तरफ होगी, और E2 की जो दिशा होगी वो P से A के तरफ होगी। P से A के तरफ, यहाँ लिख देंगे PA के तरफ, PA के तरफ। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब बिंदु P पर उत्पन्न संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हो जाएगा E1 प्लस E2। अब हम यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे तो फिर देखते हैं क्या निकलता है। E = E1 ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के, और Q हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, E1 की दिशा B से P के तरफ है और E2 की जो दिशा है वो P से A के तरफ है। दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए E2 की दिशा हम ऋणात्मक मान लेंगे, यानी विपरीत दिशा है, तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस साइन रख देंगे, माइनस चिन्ह रख देंगे, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के। Q हो जाएगा R प्लस L होल का स्क्वायर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखते हैं यहाँ पर, अब इसमें से जो है हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q। देखिए यहाँ कॉमन ले लेते हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q कॉमन हो गया, तो ये मिल गया आपका 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा ये आपका 1/R प्लस L होल का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन के, और फिर ये हो गया Q, और यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम R माइनस L होल स्क्वायर और R प्लस L होल स्क्वायर हम एक साथ ले लेंगे। R माइनस L होल स्क्वायर, R प्लस L होल स्क्वायर। अब देखें क्या होगा, अगर R माइनस L होल स्क्वायर से भाग देंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर बच जाएगा। ये हो गया R प्लस L होल स्क्वायर माइनस, अगर R प्लस L होल स्क्वायर से भाग दे देंगे तो ये R माइनस L होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राइट साइड के तरफ। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम कुछ लाइन इरेज कर देते हैं ताकि हम लोगों को स्पेस मिल जाए करने के लिए। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q। अब जरा देखें आपने, यहाँ A² माइनस B² का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो एक ब्रैकेट में A माइनस B, दूसरे में A प्लस B हो जाएगा। तो फिर देखें क्या मिलेगा, A प्लस B R प्लस L, और प्लस हो जाएगा R माइनस L। ये A प्लस B हो गया। अब दूसरे में हम A माइनस B कर देंगे
तो अगर a माइनस बी कर देंगे तो ये मिलेगा आपका r प्लस यल, और माइनस कर देंगे तो माइनस r प्लस यल हो जाएगा, माइनस r प्लस यल हो गया। और नीचे जरा देखें क्या मिल रहा है, यह r माइनस यल का होल स्क्वायर और r प्लस यल का होल स्क्वायर, इसको हम चाहें तो एक जगह r माइनस यल इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर r माइनस यल इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर करेंगे तो यहां भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और ये हो गया आपका होल स्क्वायर। फिर देखें हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और देखिए यहाँ ना r प्लस आर ये हो जाएगा 2r, और इंटू यल प्लस यल हो जाएगा 2l। अब ध्यान पूर्वक देखें यहाँ पर, ये नीचे है आपका r माइनस यल, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक चीज सुन लीजिए, r की तुलना में r क्या था, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P की दूरी, और स्मॉल यल क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की आधी लंबाई। तो वैद्युत द्विध्रुव तो अपने आप में छोटा होता है, और उसकी आधी लंबाई होगी तो और छोटी हो जाएगी। तो r की तुलना में यल का मान बहुत कम होता है, तो r की तुलना में यल का मान बहुत कम होता है। तो जो छोटी राशि होती है, अगर छोटी राशि का स्क्वायर कर देते हैं तो वो और छोटी हो जाती है, इसलिए r की तुलना में यल बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इस यल को नगण्य कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब बच जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो गया स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो r टू दी पावर 4 हो जाएगा, और इस प्रकार यहां से इसको हम कैंसिल कर दें तो क्यूब हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखिए ये 2 हम पहले रख देते हैं, और फिर यहाँ हम रख दे रहे हैं Q इंटू 2L, ये Q है ये 2L है, Q इंटू 2L, और अपान हो जाएगा ये R क्यूब। Q इंटू 2L के बारे में हमने आपको बताया था कि यह वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और ये Q इंटू 2L जो होता है P के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हम P कर देंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा 2P/r क्यूब। तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यह जो व्यंजक, यह जो डेरिवेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, आपसे पूछा जाता है। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें, यदि आवेशों के चारों तरफ का माध्यम, हमने माना था कि वैद्युत द्विध्रुव जहां रखा गया है उसके चारों तरफ का माध्यम जिसका परावैद्युतांक K है। अब अगर हम यह मान लें कि माध्यम कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो वायु अथवा निर्वात हो जाएगा, और वायु अथवा निर्वात के लिए हमने आपको बताया था कि K की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, हम K के जगह पे 1 कर देते हैं, और अगर K के जगह पे 1 कर देंगे तो फार्मूला हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2P/r क्यूब। तो ये भी फार्मूला हम लोगों को मिल गया, लेकिन आपको ये भी पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, हाँ 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को अगर रखते हैं तो देखिए फार्मूला मिल जाएगा E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 2p/r³। तो ये जो फार्मूला मिला है यह फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही फार्मूले की 3 स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। ये मेन फार्मूला है और फिर यहाँ पर k के जगह पे 1 रखने के बाद ये फार्मूला मिला और इसके बाद फिर वैल्यू रख दी गई तो ये फार्मूला मिला। अब इस फार्मूले की सहायता से अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात हो, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात हो और आपको यह पता हो कि आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यानी R की वैल्यू ज्ञात हो, तो इस फार्मूले की सहायता से वैद्युत क्षेत्र, ये इस फार्मूले की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर लेंगे। एक बात जरा ध्यान से देखिए, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है और सदिश राशि होती है तो इस पे तीर दिखाएंगे और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी सदिश राशि होती है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश के तरफ होती है। तो इसलिए आप सभी लोग याद रखे रहिएगा कि यहां पर जब अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। याद रहेगा आप लोगों को ना? तो ये जो महत्वपूर्ण टर्म था, ये महत्वपूर्ण डेरिवेशन हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है निरक्षीय स्थिति यानी अनुप्रस्थ स्थिति, जिसको हम विषुवत तल भी कहेंगे कि विषुवत तल पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन सब चीजों को भी देखना है और इसको हम लोग नए एपिसोड यानी लेक्चर 10 में हम लोग देखेंगे। और इस प्रकार हम आपको बता दें कि ये पूरा डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि ये पूरा डेरिवेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच इस समय प्रारंभ हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 एकेडमिक जितने क्लास हैं सभी एकेडमिक बैच शुरू हो गए हैं। और साथ में CUET का जो बैच है वो संडे के दिन लाइव क्लास चल रहा है, उसमें भी आप फ्री ऑफ कास्ट जुड़ करके आप CUET की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और आप साइंस से यानी BSc में आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब विषय के विशेषज्ञ हैं और वाराणसी के जाने माने विद्वान हैं। और दूसरी चीज ये भी कि यहाँ सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। तो आप अतिशीघ्र महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले लीजिए और अपने फ्यूचर को डिसेंट बनाइए, क्योंकि हमारे बच्चे सबसे अच्छे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को आप सभी लोग शेयर जरूर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.